हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में आपका थर्ड पेपर आता है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। दोस्तों इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी, जिसके 9 लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोलॉजिकल फैक्टर। ये आपका इकोलॉजी का 4th चैप्टर इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बारे में, उसी के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड है। आज हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 7.5 नंबर या 10 नंबर पर, डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। ये एमएससी और बीएससी दोनों में ही पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, और आइए इसको समझते हैं कि इकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं। मेनी ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट इन एन इन्वायरमेंट। हमारे जो वातावरण है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। द इन्वायरमेंट सराउंडिंग इंक्लूड, इन्वायरमेंट जो होता है वो घिरा रहता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट से। व्हेन ए कंपोनेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी कंपोनेंट, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो, वो उस एनिमल को सराउंड करता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो सराउंड करता है और उसके जीवन को अफेक्ट करता है, उसके जीवन पर प्रभाव डालता है, तो इट बिकम ए फैक्टर, वो फैक्टर कहलाता है। राइट, ऑल सच फैक्टर टुगेदर आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर। और वो सभी फैक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उसके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उसी को कहा जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर या इकोलॉजिकल फैक्टर। दीज फैक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू लिविंग यानी बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। इन फैक्टर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट बायोटिक फैक्टर, नंबर सेकंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर को हम लिविंग फैक्टर कहते हैं, यानी जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज हैं या लिविंग फैक्टर्स है वो सभी बायोटिक फैक्टर के अंदर आएंगे। और जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर हैं, चाहे वो एडेफिक फैक्टर हो या लाइट हो, वाटर हो, कोई भी फैक्टर हो, वो सभी के सभी फैक्टर्स एबायोटिक के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, विच मेक द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर होते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। हाउ एवर द इकोलॉजिकल फैक्टर आर मीनिंगफुल ग्रुप्ड इनटू 4 क्लासेस। इसके अलावा हम इकोलॉजिकल फैक्टर को 4 ग्रुप्स में या 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर फॉलोज, जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। राइट, ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरह से डिफाइन करते हैं। बहुत सारी बुक्स में ऐसा होता है कि आप लोगों को सिंपली दिखा दिया जाता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। राइट, इकोलॉजिकल फैक्टर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तरफ बायोटिक फैक्टर, एक तरफ एबायोटिक फैक्टर। यहां पर हम क्या करेंगे, हमने इकोलॉजिकल फैक्टर को 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। नंबर फर्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर, नंबर सेकंड एडेफिक फैक्टर, नंबर थर्ड टोपोग्राफिक फैक्टर, नंबर 4 बायोटिक फैक्टर। इन चारों क्लासेस के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं और हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप लोग चाहे तो कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा बायोटिक में आएगा, कौन सा एबायोटिक में आएगा। जो भी लिविंग है, जो भी लिविंग फैक्टर है वो सब बायोटिक में आएगा, और जो भी नॉन लिविंग फैक्टर है वो सब एबायोटिक के अंदर आएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में, जलवायु कारक। क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फैक्टर कंट्रोलिंग द प्लांट लाइफ। ये जो जलवायु होता है, जो क्लाइमेट होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल प्राकृतिक फैक्टर होता है जो किसी भी पौधे के जीवन को कंट्रोल करता है, प्लांट के लाइफ को कंट्रोल करता है। द क्लाइमेटिक फैक्टर इंक्लूड, क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड विंड एंड फायर। आग, हवा या पानी या टेम्परेचर, लाइट, ये सारे फैक्टर जो होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट लाइट फैक्टर। अब ये जो लाइट होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, हम सनलाइट की बात कर रहे हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, कैसे अफेक्ट करता है। लाइट इज वेल नोन फैक्टर नीडेड फॉर द बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट। ये जो लाइट होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल नोन फैक्टर होता है। ये किसी भी पौधे के फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, सीड जर्मिनेशन या फ्लावरिंग, इन सब में ये हेल्प करता है। बहुत सारे प्लांट के अंदर प्रोसेस होते हैं, जैसे स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का ओपन या क्लोज होना लाइट पर डिपेंड करता है। सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग,
या फिर ट्यूबर फॉर्मेशन या स्टेम या लीफ का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो उसमें लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, राइट। इसमें उसका एक अलग ही रोल प्ले होता है, तो इसलिए लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्लांट के जीवन के लिए, पौधों के जीवन के लिए। द पोर्शन ऑफ द सनलाइट विच कैन बी रिजॉल्व बाय द ह्यूमन आई इज कॉल्ड विजिबल लाइट। लाइट इंटेंसिटी के टॉलरेंस के बेस पर हम प्लांट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कोई भी प्लांट है वो कितनी लाइट की इंटेंसिटी को बर्दाश्त कर सकता है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लांट हो गया हेलियोफाइट्स, यानी ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि लाइट को लव करते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म, राइट। दूसरे प्लांट होते हैं सीओफाइट्स, यानी ये जो है शेड लविंग प्लांट होते हैं, यानी इन्हें लाइट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है, जैसे ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। तो इस प्रकार से लाइट भी अफेक्ट करता है किसी भी प्लांट के लाइफ को। नंबर सेकंड पर आता है क्लाइमेटिक फैक्टर टेम्परेचर। Temperature is one of the most important factor which affect the almost all the metabolic activities of an organism. किसी भी organism की लगभग सभी metabolic activity को temperature affect करता है। Every physiological process in an organism require an optimum temperature at which it show maximum metabolic rate, जिस पर वो maximum metabolic rate को show करता है। Three limits of temperature can be recognized for any organism. They are minimum temperature. Minimum जो temperature होता है, इस पर जो physiological activity होती है किसी भी organism की, वो lowest होती है। इसके बाद नंबर सेकंड पर आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। नंबर थर्ड पर आता है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर भी होता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को या उसके जीवन को प्रभावित करता है, अफेक्ट डालता है, उस पर अपना प्रभाव डालता है। इसके बाद आता है नंबर थर्ड क्लाइमेटिक फैक्टर वाटर। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। वाटर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है। इट अफेक्ट द वाइटल प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, इनकी सभी जो वाइटल प्रोसेस है, जितनी भी सभी जैविक प्रक्रियाएं हैं, वो सभी की सभी वाटर की वजह से अफेक्ट होती हैं। It is believed that even life had originated only in water during the evolution of Earth. जिस समय अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, उस समय पर जो जीवन है वो पानी के अंदर ही ओरिजिनेट हुआ था, ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। वाटर कवर्स मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का लगभग 70% हिस्सा पानी ही कवर करता है। इन नेचर वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट इन 3 वे। नेचर के अंदर जो पौधों के लिए जो पानी है वो 3 वे में उन्हें प्राप्त होता है। पहला है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के द्वारा, दूसरा है प्रेसिपिटेशन के द्वारा, तीसरा है सॉइल वाटर के द्वारा। तो इस प्रकार से किसी भी प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, ये डिपेंड करता है कि पानी कितना अवेलेबल है, राइट। वाटर की जो सैलिनिटी होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। तो इस प्रकार से वाटर जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी या कई तरह के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको वो कंट्रोल करता है। नंबर 4 पर आता है क्लाइमेटिक फैक्टर विंड। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जिस समय हवा गति करती है उसे विंड कहा जाता है। इट इज ऑल्सो ए वाइटल इकोलॉजिकल फैक्टर। द एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन ए नंबर ऑफ गैसेस। जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसके अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का कंपोजिशन है, जैसे नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन है वो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है, आर्गन एंड अदर गैसेस है वो 0.93% है। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस होती हैं उनका ये कंपोजिशन होता है। वाइंड जो होती है ये ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करती है। जैसे अगर बहुत तेज हवा चल रही हो तो सोइल का एरोजन कॉज हो सकता है। या वाइंड जो होता है ये ट्रांसपिरेशन के रेट को भी इंक्रीज कर सकता है। ये जो है किसी भी फ्रूट या शीड को या स्पोर्स के डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो उस समय पर काफ़ी सारे फ्रूट उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या स्पोर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक उड़ उड़ के चले जाते हैं। तो डिस्पर्सल में भी हवा जो है वो मदद करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी किसी न किसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। नंबर 5 पर आता है फायर, यानी आग। फायर इज एन एक्सोथर्मिक फैक्टर। ये एक एक्सोथर्मिक फैक्टर है कॉज ड्यू टू द केमिकल कंबशन। इसमें ये कैसे कॉज होता है? केमिकल कंबशन की वजह से। रिलीजिंग हीट एंड लाइट। ये जो है लाइट और हीट रिलीज करता है। इट इज़ मोस्टली मैन मेड। ये जो है मोस्टली जगह पर ह्यूमन के द्वारा ही होता है। समटाइम्स क्या होता है कि नेचुरली ड्यू टू द फ्रैक्शन बिटवीन द ट्री सरफेस। ट्री सरफेस के फ्रैक्शन की वजह से भी कई बार आग लग जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जंगल में आग लग जाती है, तो एक नेचुरल फिनोमेना कई बार हो जाता है। तो वो भी एनिमल की लाइफ को अफेक्ट करता है। जैसे आपने न्यूज़ सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गई थी, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो बहुत सारे जानवर जो है वो मर चुके थे उस आग में। बहुत सारे जानवर
भाग खड़े हुए, मतलब वहाँ से निकल कर कहीं और चले गए, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्सल हो गया, बहुत दूर दूर चले गए। तो इस तरह से आग जो होती है वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है, कई बार ह्यूमन मेड के द्वारा, तो ये भी किसी न किसी तरह से एक जीवन को अफेक्ट करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को अफेक्ट करता है। इसको आप लोग स्टूडेंट फटाफट नोट डाउन करें। स्टूडेंट, इकोलॉजिकल फैक्टर में क्लाइमेटिक फैक्टर को कवर करने के बाद अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एडेफिक फैक्टर। सो व्हाट इज एडेफिक फैक्टर? एडेफिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि मिट्टी से संबंधित होते हैं। एडेफिक फैक्टर, द एबायोटिक फैक्टर, ये एक नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर होते हैं जो कि सोइल से रिलेटेड होते हैं। इंक्लूड द फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सोइल फॉर्म्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया। द स्टडी ऑफ सोइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मिट्टी की स्टडी करते हैं, सोइल की स्टडी करते हैं, उसे कहा जाता है पीडोलॉजी। सोइल क्या होता है? सोइल इज द वेदर्ड सुपरफिशियल लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट कैन ग्रो, जहां पर पौधे ग्रो कर सकते हैं। इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपोजिट मास कंसिस्टिंग ऑफ सोइल कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक सोइल वाटर, सोइल एयर, सोइल ऑर्गेनिज्म। सोइल के अंदर वाटर भी होता है, एयर भी होता है और कई सारे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। सोइल फॉर्मेशन, सोइल फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय द वेदरिंग प्रोसेस। बायोलॉजिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस व्हेन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन्स एंड प्लांट हेल्प इन द ब्रोकन ऑफ द रॉक्स। जब ये पत्थर को तोड़ने में, जो रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती है बड़ी बड़ी, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड सर्टेन केमिकल सब्सटेंस, यानी एसिड और कुछ केमिकल सब्सटेंस की मदद से जब पत्थरों को तोड़ा जाता है तब उसके बाद सोइल का फॉर्मेशन होता है। और ये किसके द्वारा तोड़ा जाता है? जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन्स या अदर प्लांट्स होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, सोइल टाइप्स। बेस्ड ऑन सोइल फॉर्मेशन के बेस पर इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रेजिडुअल सोइल्स एंड ट्रांसपोर्टेड सोइल्स। अभी जहां पर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें आपको लिखना होगा एडेफिक फैक्टर, यानी कि एडेफिक फैक्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर आप लोग वो सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। द इंपॉर्टेंट एडेफिक फैक्टर विच अफेक्ट द वेजिटेशन आर फॉलोज, जो कि वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, जैसे कि सोइल मॉइस्चर। अब मिट्टी में जो मॉइस्चर अवेलेबल होता है वो प्लांट को अफेक्ट करता है किसी न किसी तरह से। प्लांट एब्जॉर्ब रेन वाटर, पौधे जो होते हैं वो बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड मॉइस्चर डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। नंबर सेकंड, सॉइल वाटर। अब मिट्टी के अंदर जो पानी प्रेजेंट रहता है, सॉइल वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर इकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। ये जो मिट्टी के अंदर पानी प्रेजेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर होता है किसी अदर इकोलॉजिकल फैक्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि यही प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ द सॉइल वाटर। बारिश का जो पानी होता है ये पानी का एक मेन सोर्स होता है पौधों के लिए, राइट। सोइल रिएक्शंस, सोइल में भी एसिडिक और एल्कलाइनिक और न्यूट्रल। सोइल जो होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, एल्कलाइनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है इन दियर रिएक्शन। पीएच वैल्यू ऑफ द सोइल सॉल्यूशन डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। द बेस्ट पीएच रेंज ऑफ द सोइल फॉर कल्टीवेशन क्रॉप प्लांट। कल्टीवेशन क्रॉप प्लांट के लिए जो बेस्ट पीएच रेंज है वो क्या है? 5.5 to 6.8 तक। Soil nutrients, soil fertility and productivity is the ability of soil to provide all essential plant nutrients such as minerals and organic nutrients in the form of ions। यानी कि अगर किसी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा प्रेजेंट होगा, यानी कि वो सभी न्यूट्रिएंट जो एक प्लांट के लिए रिक्वायर्ड हैं, अगर वो प्रेजेंट हो गए तो वहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होगी, फर्टिलिटी भी अफेक्ट होगी, राइट। ज़्यादा मात्रा में हमें वहाँ पर प्लांट की प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से सोइल न्यूट्रिएंट भी अफेक्ट करता है। Number 5 point, soil temperature. Soil temperature of the area play in an important role in the determining of the geographical distribution of plant. Plant के geographical distribution में इसी को वो determine करता है soil temperature. Number 6 point, soil atmosphere. The space left between soil particles are called pore space. Soil particles के बीच जो space रहता है उन्हें हम pore space कहते हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहता है। ये सब भी प्लांट के प्रोडक्टिविटी को, प्लांट की अवेलेबिलिटी को या प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अब पॉइंट नंबर 7 को नोट डाउन करेंगे, सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब मिट्टी के अंदर कई तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, कई तरह के निमेटोड्स, प्रोटोजोआ या एल्गी होता है, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मेनी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग इन द सॉइल लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, निमेटोड, इंसेक्ट्स, काफ़ी सारे होते हैं जो कि प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन को, प्लांट को किसी न किसी तरह से वो अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे थे एडेफिक फैक्टर, ये सभी के सभी एडेफिक फैक्टर होते हैं जिन्हें आप लोग मोस्टली आपको ये जरूर लिखना होगा। एडेफिक फैक्टर के अंदर आप लोग एक तो ये लिखेंगे और बाकी ये सब लिखेंगे। ये सब लिखना आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो लिख सकते हैं, वरना आप लोग ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडेफिक फैक्टर के अंदर, इसे आपको ज़रूर लिखना है। क्योंकि स्पेशली हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं?
कौन कौन से ऐसे इकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो एडेफिक फैक्टर में जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है वो हमने यहाँ पर बताए हैं, तो इसलिए आपको ये जरूर लिखना होगा, राइट। इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन करें। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डालीजिए नंबर 3 इकोलॉजिकल फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? द सरफेस फीचर ऑफ अर्थ आर कॉल्ड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी बेसिकली किसी एरिया का नेचुरल फीचर्स होता है, एक भौगोलिक स्थिति होती है, राइट। अर्थ सरफेस का फीचर्स होता है जिसे कहा जाता है टोपोग्राफी। Topographic influence on the earth of any area is determined by the interaction of solar radiation, temperature, humidity, rainfall, latitude and altitude. It affects the vegetation through climatic variation. जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड या लेटीट्यूड में आप देखेंगे डिफरेंट लेटीट्यूड पर आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है। वहाँ की जो जलवायु होती है वो अलग अलग रहती है अलग अलग लेटीट्यूड पर। तो इस तरह से उनकी जो वेजिटेशन होती है, क्योंकि अलग अलग जलवायु है अलग अलग जगह की, तो वहाँ की वेजिटेशन भी उस जलवायु के कारण प्रभावित होती है, उसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सो इट अफेक्ट द वेजिटेशन थ्रू क्लाइमेटिक वेरिएशन इन स्मॉल एरिया, जिसे माइक्रो क्लाइमेट भी बोलते हैं, एंड इवन चेंजेस द सॉइल कंडीशन, और वहाँ की जो सॉइल कंडीशन है वो भी चेंज हो जाती है। टोपोग्राफिक फैक्टर इंक्लूड, टोपोग्राफिक फैक्टर के अंदर लेटीट्यूड आता है, अल्टीट्यूड आता है, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, स्टेपनेस ऑफ माउंटेन, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द लेटीट्यूड एंड अल्टीट्यूड। लेटीट्यूड क्या होते हैं? लेटीट्यूड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब आपने ग्लोब देखा होगा, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, उसके बीचों बीच एक इक्वेटर, एक लाइन गई हुई है जिसे हम इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हैं, जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। अब उस लाइन के ऊपर की तरफ होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे की तरफ होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। टेम्परेचर वैल्यू आर मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड डिक्रीज ग्रेजुअली टुवर्ड्स द पोल। और जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हैं तो ग्रेजुअली जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता रहता है, कम होता चला जाता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अकर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, यानी अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। उन वेजिटेशन में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग लैटिट्यूड पर जो जलवायु है वो अलग अलग होगी, जिसके कारण वहाँ का जो वेजिटेशन होगा वो भी अलग अलग, उसमें भी काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। हाइट अबव सी लेवल फॉर्म्स द अल्टीट्यूड। समुद्र तल से जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई वो अल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, वो अल्टीट्यूड को फॉर्म करती है। एट हाई अल्टीट्यूड, जब आप हाई अल्टीट्यूड पर जाएंगे, ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, द वेलोसिटी ऑफ वाइंड रिमेन हाई, जो हवा की गति होगी वो हाई होगी, राइट, वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा हाई होगी। इसके बाद टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर जो होगा और एयर प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा जब आप हाई अल्टीट्यूड पर जाएंगे। इसके बाद आप लोग नोट डाउन करेंगे, वाइल ह्यूमिडिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, लाइट की जो इंटेंसिटी और ह्यूमिडिटी होगी वो इंक्रीज करेगी। ड्यू टू दिस फैक्टर वेजिटेशन एट डिफरेंट अल्टीट्यूड वेरीज, इस फैक्टर की वजह से, इन सभी फैक्टर की वजह से जो वेजिटेशन है जो अलग अलग अल्टीट्यूड पर प्रेजेंट है वो सब के सब वेरी करती है, यानी कि वो अलग अलग होती हैं, शोइंग द डिस्टिंक्ट जोनेशन। इसके बाद नंबर 2 पर नोट डाउन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन। माउंटेन का जो डायरेक्शन होता है उसकी वजह से भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म या काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन जो है प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है। नॉर्थ एंड साउथ फेसेस ऑफ माउंटेन, माउंटेन के जो नॉर्थ और साउथ फेसेस होते हैं, और हील प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा यानी जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं फ्लोरा, और फ्योना यानी कि जो जानवरों में जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी बात की जा रही है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना बिकॉज दे डिफरेंट इन देयर ह्यूमिडिटी, वहाँ पर अलग अलग तरीके से, क्योंकि दोनों फेसेस पर ह्यूमिडिटी अलग अलग है, रेनफॉल, लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन या टेम्परेचर, ये सब अलग अलग होता है, राइट। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिए आप लोग नोट डाउन करेंगे, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम, 2 इकोसिस्टम के बीच जो ट्रांजिशन जोन होता है उसी को कहा जाता है इकोटोन। एग्जाम्पल के लिए, द बॉर्डर बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, जैसे एक तरफ फॉरेस्ट है एक तरफ ग्रासलैंड है, अब इनके बीच जो बॉर्डर है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, उसी बॉर्डर को हम क्या कहेंगे? इकोटोन। सो हेडिंग डालीजिए स्टूडेंट, बायोटिक फैक्टर, द इंटरेक्शन अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो इंटरेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल्स, इनके बीच जो इंटरेक्शन है उसे कहा जाता है बायोटिक फैक्टर, विच में कोज मार्क्ड अफेक्ट अपॉन वेजिटेशन। द अफेक्ट में बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये जो अफेक्ट है वो डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होती है, एंड मॉडिफाइड द एनवायरमेंट।
द प्लांट मोस्टली विच लिव्स टुगेदर इन कम्युनिटी एंड इन्फ्लुएंस द वन अनदर। जो प्लांट होते हैं जो कम्युनिटी में रहते हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर। सिमिलरली एनिमल इन एसोसिएशन विद प्लांट्स ऑल्सो अफेक्ट द प्लांट लाइफ इन वन और मोर सेवरल वेज। अब ठीक इसी प्रकार से ऐसे जानवर जो कि प्लांट के साथ, एनिमल जो होते हैं जो कि प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, वो भी प्लांट की लाइफ को डिफरेंट सेवरल वेज में अफेक्ट करते हैं। द डिफरेंट इंटरेक्शन अमोंग देम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, दे आर पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। अब ये जो इंटरेक्शन है प्लांट और एनिमल के बीच जो इंटरेक्शन है या इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है, चाहे आप एमएससी या बीएससी के स्टूडेंट हो। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, प्रीडेशन क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिशन क्या होता है। तो उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो उनको भी मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होता है। When one or both the participating species, यानी दो स्पीसीज जो आपस में एक दूसरे को पार्टिसिपेशन कर रही हैं, वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रही हैं, तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, राइट। जब दो स्पीसीज आपस में एक दूसरे को किसी न किसी रूप में बेनिफिट पहुंचा रही हैं, किसी भी तरह का कोई हार्म देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में उसे कहा जाता है पॉजिटिव इंटरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे म्यूचुअलिज्म होता है या कमेंसलिज्म होता है, ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव इंटरेक्शन का। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठा होगा। तो बेसिकली दो स्पीसीज के बीच जो इंटरेक्शन होता है, जो ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है, जिसमें एक दूसरे को वो बेनिफिट पहुंचाती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, बीएससी फर्स्ट ईयर में ही आई थिंक आपने पढ़ा होगा, या आपने लाइकेंस को देखा होगा। लाइकेंस एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअल एसोसिएशन का। इसमें आप लोग देखेंगे एल्गी और फंजाई आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। फंगल कंपोनेंट और एल्गल कंपोनेंट, ये दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके ऐसी ऐसी जगह पर ये सर्वाइव कर जाते हैं जहां पर इनका अकेले का सर्वाइव करना मुश्किल था। तो इसे क्या कहेंगे आप लोग, म्यूचुअलिज्म, राइट। लाइकेंस म्यूचुअलिज्म का बेस्ट एग्जांपल। इसके अलावा आप लोग माइकोराइजा जो आपने पढ़ा होगा, वो भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। इसके बाद आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को जानना होगा, क्योंकि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को सिंपली समझा देना होगा कि कमेंसलिज्म में क्या होता है। ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच एक इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को बेनिफिट पहुंचाती है, लेकिन दूसरी स्पीसीज ना तो उसको बेनिफिट पहुंचाती है ना ही कोई हार्म करती है। तो इसीलिए इसको हम पॉजिटिव इंटरेक्शन में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी स्पीसीज ना तो उसको बेनिफिट पहुंचा रही है और ना ही उसको हार्म पहुंचा रही है। तो इसे कहा जाता है कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों की दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रही थी, तो इसे कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। और कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज बेनिफिट पहुंचा रही है लेकिन दूसरी स्पीसीज बेनिफिट नहीं पहुंचा रही है और ना ही हार्म पहुंचा रही है। अब आता है नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन क्या होता है, व्हेन वन ऑफ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में साथ रह रहे हों, जब दो स्पीसीज आपस में साथ रह रही हैं, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को हार्म पहुंचा रही है, उसके लिए वो हानिकारक है, और दूसरी जो स्पीसीज है वो उसके लिए बेनिफिशियल है, यानी उसको बेनिफिट पहुंचा रही है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम कहेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन, राइट। नेगेटिव इंटरेक्शन की एग्जांपल जैसे प्रीडेशन है। प्रीडेशन एक नेगेटिव इंटरेक्शन का ही एक एग्जांपल है। इसमें एक स्पीसीज किल करती है। प्रीडेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हिरन और लोयन के बीच इंटरेक्शन। अब शेर है वो हिरन को मार के खा जाता है, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या कहेंगे, हिरन के लिए जो शेर है वो हार्मफुल है लेकिन शेर के लिए हिरन फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। तो ये इनके बीच भी एक इंटरेक्शन है, लेकिन ये इंटरेक्शन नेगेटिव इंटरेक्शन आता है, तो प्रीडेशन का एग्जांपल है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, अब पैरासिटिज्म में दो स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन है जिसमें एक स्मॉल स्पीसीज होती है, वो एक लार्ज स्पीसीज को एक होस्ट की तरह उससे फूड को ऑब्टेन करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल दें, अब जैसे हमारे सर में कई बार जुएं हो जाती हैं, राइट, लाउस जुएं हो जाती हैं। अब ये जुएं हमारे ब्लड को सक करती हैं, तो एक तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि इनकी वजह से कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये क्या है, एक पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। अब वो जो जुएं हैं हमारे सर में या लाउस है, उसे वो एक तरीके से पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल दे रही हैं। इसके बाद आता है एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन। ये भी एक नेगेटिव इंटरेक्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि
एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज ये दोनों आपस में एक दूसरे को चोट पहुंचाती हैं, दोनों एक दूसरे को हार्म पहुंचाती हैं, क्योंकि कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में एक तरीके से भागदौड़ है, इसमें जीतने का एक मैटर होता है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई चीज़ लिमिटेड सोर्सेज हैं, जैसे पानी है वो लिमिटेड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर स्पीसीज की संख्या ज़्यादा है लेकिन पानी लिमिटेड है तो कंपटीशन हो जाएगा और उस कंपटीशन में वही जीतेगा जो ज़्यादा योग्य होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्टोरी आपने पढ़ा ही होगा। तो ये जो कंपटीशन ये भी दो टाइप का होता है, एक इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये डिपेंड करता है कि जो कंपटीशन है वो किन किन के बीच हो रहा है, इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है या अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, यानी वो फैक्टर जो कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अब ये बायोटिक भी थे, एबायोटिक भी थे, एबायोटिक को भी हमने डिस्कस किया, बायोटिक को भी हमने डिस्कस किया। अब बायोटिक फैक्टर के बीच हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए जो कि एमएससी और बीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एमएससी के एग्जाम में म्यूचुअलिज्म, कम्युनिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म ये सारे पूछे जाते हैं 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मिलता है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।